नमस्कार दोस्तों, आज हम गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। तो गणेशा इकोस्फीयर एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 6000 करोड़ का है और कंपनी प्लास्टिक रिसाइकलिंग स्पेस में ऑपरेट करती है, राइट। तो प्लास्टिक मल्टीपल प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने एक तरह से सारों के फोटोज़ लगाए हैं एंड एप्लीकेशंस के। तो आपका पीईटी होता है, एचडीपी होता है जो फिनाइल के बॉटल्स, एक तरह से फिनाइल के बॉटल्स है ये। पीवीसी होता है जो आपके पाइप्स होते हैं उसके लिए पीवीसी इस्तेमाल करते हैं। एलडीपी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है जो रोज़ का सामान कैरी करते हैं लोग, राइट। और पीपी जो होता है ये जो भी बॉटल्स बनाते हैं हम पानी पीने के। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर। ये कंपनी स्पेसिफिकली पेट रिसाइकलिंग में ऑपरेट करती है, राइट। तो ये पीईटी जो है पेट रिसाइकलिंग, प्लास्टिक के बॉटल्स को रिसाइकिल करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है। टेक्सटाइल्स में प्रोडक्ट्स बनाती है और एफएमसीजी की जो पैकेजिंग आती है उसमें भी एक तरह से ये कंपनी अपने एंड प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट। तो इस कंपनी को हमने इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया क्योंकि इसका जो पिछले 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, एक्चुअली बहुत ख़राब है। करीबन 14% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। इवन इफ यू लुक एट द compounded sales growth for the last 4 quarters it's 19%. We have a cutoff of around 25%. तो उस पर तो ये कहीं ना कहीं भी खरी नहीं उतर रही है कंपनी। इट्स नॉट पासिंग द फिल्टर, राइट। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का जो है वो माइनस में है, अगेन दैट्स नॉट ग्रेट। बट पिछले 4 क्वार्टर्स का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है इट्स 97%, विच मीन्स कि कंपनी में बहुत रिसेंटली ईपीएस ग्रोथ जो है वो दिखा है, जो कि यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे सो देयर इज डिसेंट ईपीएस ग्रोथ दैट वन कुड सी। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ है, तो इट वॉज 9%, नाउ इट हैज़ एक्सपैंडेड टू अराउंड 14%, राइट। बट जो मेन चीज़ है गणेशा इकोस्फीयर की वो है उसका स्टॉक प्राइस, जो अगर आप पिछले 1 साल का देखोगे तो इट हैज़ गॉन अप बाय मोर देन 2.4x। तो करीबन 1100 का स्टॉक प्राइस था 1100 का, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2500, राइट। और पिछले 3 साल का अगर आप देखोगे तो इट हैज़ गॉन अप लाइक 5x। तो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। पुराना कुछ ग्रोथ हिस्ट्री या पास्ट डेटा कुछ बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, राइट। जैसे मैंने स्टॉक प्राइस की बात की, राइट, द स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय 117% in the last 1 year, right? The EPS growth is only 73%. So if one has to kind of attribute why the stock price went up by 117%, there are 2 ways to attribute that. One is the earnings growth, which is 73%, and other is PE expansion. The stock price has predominantly gone up by PE expansion. मतलब liquidity काफ़ी आई है स्टॉक में। मार्केट ने कुछ ऐसा देखा है कि मार्केट को लगा कि यार ये कंपनी आगे जा सकती है, इसमें ग्रोथ आ सकता है, तो इसलिए मार्केट ने इसमें पैसा लगाया है। इवन इफ़ यू लुक एट ओनरशिप, FIIs भी देखे तो करीबन 10% है, DIS 23% है, मतलब DIS काफ़ी सही है इसमें। सारे जो भी टॉप म्यूचुअल फंड्स है, यू विल फाइंड इट ओवर हियर। गोल्डमैन सैक्स इज़ एन FII, उसका करीबन स्टेक है और ये सारे स्टेक्स सितंबर में आए हैं, राइट। इफ़ you look at other DIIs, DSP Mutual Fund, ICICI Prudential, Tata Mutual Fund, SBI Mutual Fund, most of them have bought stakes in the last 1 or 2 months, right? तो कुछ चीज़ें ऐसी देखी है FIIs ने जिससे उनको लगा है कि there is growth which one can expect in this company in the next couple of years, right? In spite of the fact कि इसका stock price जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है, P66 का है, मतलब काफ़ी ज़्यादा P है इसका, राइट। तो 2 से 3 चीज़ें क्लियर कट दिखी है इस कंपनी में। सो द कंपनी हैज़ 2 बिजनेसेस। वन इज़ द ट्रेडिशनल बिजनेस विच इज़ ये लोग जो प्लास्टिक के बॉटल्स इकट्ठा करते हैं उसको प्रोसेस करके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कारपेट जो होता है, जो एकदम मोटा सा कपड़ा होता है कारपेट का, या फिर योगा मैट्स जैसे होते हैं वैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये लोग, राइट। तो ये उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें ये कंपनी 17% मार्केट शेयर लेके मार्केट लीडर है। जो दूसरी कंपनी है, इनका दूसरा कंपटीटर जो है उससे डबल कैपेसिटीज़ है इनकी। एक तो जो सेकेंड स्पॉट है वो मतलब एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट ही है। काफ़ी फ्रैगमेंटेड मार्केट है ये, लो बैरियर्स टू एंट्री है, बट कंपनी पिछले 30 साल से ऑपरेट कर रही है तो काफ़ी इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेके आई है। 90% इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट ही में ही एग्जिस्ट करती है, बट ये ट्रेडिशनल बिजनेस जो है ये करीबन 17% इसको कंट्रीब्यूट करता है। 17% इसका मार्केट शेयर है। अभी तो पूरा 100% कंट्रीब्यूशन इसी बिजनेस का है टॉप लाइन को, राइट। बट द प्रॉब्लम इज दिस बिजनेस इज ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ अराउंड 2%। तो ये एक तरह से आपका लेगेसी बिजनेस है, मैच्योर्ड बिजनेस है। तो ऑब्वियसली मार्केट कंपनी को इस बिजनेस के लिए इस तरह के मल्टीपल्स या वैल्यूएशंस नहीं दे रही है। कंपनी एक्चुअली नए बिजनेस के लिए मार्केट कंपनी को नए बिजनेस के लिए इस तरह के वैल्यूएशंस दे रही है, और नए बिजनेस में एक मेजर टेलविंड आई है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से आई है, राइट। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अप्रैल 2025 से जो भी पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल होगा उसमें 30% क्वांटिटी या 30% ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल हैज़ टू बी रिसाइकल्ड प्लास्टिक।
आर पेट होना चाहिए, रिसाइकल प्लास्टिक होना चाहिए, राइट। और 2029 में दिस नंबर हैज़ टू गो टू 60%। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने ये मैंडेट दे दिया, ये पॉलिसी दे दिया है, जिसकी वजह से जो सर्कुलर इकोनॉमी में जो भी प्लास्टिक के प्लेयर्स है उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं जिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात कर रहा था, रेजिन्स या फिर रिसाइकल पेट प्लास्टिक, दिस इज़ व्हाट वुड बी यूज टू मेक पैकेजिंग मटेरियल फॉर FMCG कंपनीज, राइट। तो FMCG कंपनीज आर नथिंग बट आपका कोक या पेप्सी के जो भी प्लास्टिक बॉटल्स होते 30 रुपये 40 रुपये के, या फिर बड़े जो 90 रुपये के भी होते, इट वुड बी मेड आउट ऑफ दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रिसाइकल्ड पेट। सो रिसाइकल्ड पेट थोड़ा महंगा होता है, वर्जिन पेट थोड़ा सस्ता होता है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने इनको जो मल्टीपल्स दिए, इट इज़ वन बिकॉज ऑफ द massive sectoral tailwinds because of the government policy. Second is the fact that जो end user industry है, it is going to change from textiles to FMCG. So textile is cyclical. Your revenues are going to be cyclical of this company. At least they have been cyclical so far. But FMCG is a structural growth sector. तो आप structural growth देखोगे तो आपका multiples बेहतर आएंगे। तीसरा सबसे मुख्य कारण ये है कि traditional business के जो margins है वो करीबन 11 से 12% है। तो barriers to entry into the traditional business are very low. It's a crowded place. Though this company is a market leader, it's a crowded place. Margins 11 से 12% है। But resins का या फिर recycle पेट का जो बिजनेस है, द मार्जिन्स वुड बी अराउंड 22 to 23%। तो ब्लेंडेड मार्जिन अगले 3 से 4 साल में करीबन 17-18% तक, 17-18% तक हो जाएंगे। तो मार्जिन एक्सपेंशन इज द फोर्थ reason why the market has given them these kind of multiples. चौथा कारण आई थिंक सो ये है कि अगले 3 साल में द कॉन्ट्रीब्यूशन टू टॉप लाइन 50-50 हो जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस 50% देगा और जो रिसाइकल पेट का बिजनेस है वो करीबन 50% देगा। तो धीरे धीरे जो कैपेसिटीज़ है वो कंपनी ऑलरेडी कमीशन कर रही है, राइट। तो the kind of demand in capacities that the government sees in 2027, or at least the company sees in 2027, government की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, for rPET और recycle PET is around 28 lakh tons। तो इस कंपनी ने करीबन 40,000 टन्स की कैपेसिटी ऑलरेडी कमीशन कर दी है। वो केपेक्स फायर करना शुरू करेगा अगले साल से 2025 से, और ये कंपनी अगले 3 साल में अपनी कैपेसिटीज़ करीबन 3 लाख टन तक लेके जाना चाहती है, ताकि इन द नेक्स्ट 3 years दे टेक अराउंड 10 to 12% ऑफ द मार्केट शेयर, राइट। तो कंपनी काफ़ी एक पुरानी कंपनी है इस सेक्टर में, 30 years का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को। दे ऑलरेडी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो रैक पिकर्स होते हैं, जो आपके डब्बे उठाते हैं जो प्लास्टिक के, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके जाते हैं। तो अक्रॉस इंडिया देयर आर 800 ऑड बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसमें से करीबन 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस कंपनी ने ऑनबोर्ड कर दिया है। तो इसका कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको और एक्सपैंड करेंगे क्योंकि अभी ये नया बिजनेस आ रहा है, उसके लिए और आपको प्लास्टिक बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो they have very good understanding, technical know-how about recycle PET manufacturing, because this recycle PET manufacturing business is a high barriers to entry business, because you need to know a lot of technical know-how, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो जो इतना साफ़ नहीं है, उसको आपको साफ़ करके उसको ना पूरा एक तरह से तोड़कर आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है। जो मैंने रेजिन्स की बात की है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात की, राइट। तो थोड़ा नंबर्स देख लेते हैं कंपनी के। जैसे मैंने कहा कि कंपनी का नेट फिक्स्ड एसेट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। आई मीन केपेक्स जो कंपनी कर रही है, सो इट वाज लाइक 303 crores, 3x से ऑलमोस्ट बढ़ चुका है 800 crores। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा है। अब 23 में देखोगे तो भी 230-35 करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो एक तरह से कमीशन ही हो रहा है केपेक्स। अभी तक फायर नहीं किया है, राइट। फायर इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपका एसेट टर्न्स इज जस्ट 1.7। तो अभी तक आपका नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर एक तरह से नीचे ही स्लाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि केपेक्स लगा है, बट केपेक्स लग रहा है और केपेक्स फायर नहीं कर रहा है, राइट। योर इन फैट और नेट फिक्स एसेट टर्नओवर इज नथिंग बट कि आप आपके एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं सेल्स या रेवेन्यूज़ लेके आने के लिए। तो वो अभी तक इतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। इन्वेंट्री डेज जो पुराने बिजनेस के वो काफ़ी ज़्यादा है, 160 के डेज है, तो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो बैलेंस शीट अगर आप देखो तो काफ़ी एवरेज बैलेंस शीट है, काफ़ी तगड़ी बैलेंस शीट तो दिखती नहीं है। डेट भी अगर आप देखोगे तो 367 crores का है। तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट टेलविंड आने की वजह से, सेक्टोरल टेलविंड आने की वजह से बहुत सारे बैंकर्स लाइन ला के खड़े हो गए होंगे इस कंपनी के सामने कि आप प्लीज़ हमारे पास से लोन लीजिए और आप ये जो भी नई कैपेसिटीज़ डाल रहे हो उसके लिए हमारा एक तरह से बैंक को इस्तेमाल कीजिए, लोन्स को इस्तेमाल कीजिए। बट शॉर्ट टर्म डेट भी काफ़ी ज़्यादा है, पुराना
जो बिजनेस है उसके लिए वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा होता है तो लगता है, राइट। तो बैलेंस शीट काफ़ी एवरेज है, काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट तो है नहीं, राइट। बट इफ़ यू सी आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो सिंगल डिजिट्स में, एक तरह से नॉर्मली हम मिनिमम एक 18 to 20% तो ROCE रहना चाहिए, ROE रहना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा बिजनेस में पैसा लगा के। आई मीन बिजनेस इफ़ अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर 5% है या 8% है, इसका मतलब अगर कोई इन्वेस्टर 100 रुपये बिजनेस में लगाता है तो उसको 5 रुपये या 8 रुपये का प्रॉफिट होता है। इससे अच्छा तो प्रॉफिट आपको FDs में मिल जाएगा, या फिर बजाज अलायंस के जो वो FDs आते हैं बजाज फिनेंस की, उसमें मिल जाएगा, राइट। सो फिलहाल तो इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रहा है, बट जैसे ये नया केपेक्स फायर करेगा तो एसेट टर्न्स इंप्रूव होंगे, एसेट टर्न्स इंप्रूव होंगे तो वो फैक्टर इन करेगा ROE में, रिटर्न ऑफ इक्विटी में। आपका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि the blended margins would be around 17 to 18%, so that would get factored in ROE, and over a period of the next 2 to 3 years कहीं ना कहीं इसके ROE ROC 18-20% बनेंगे, right? So currently तो ये इसका हाल है, राइट। री इन्वेस्टमेंट रेट 361% है। ऑब्वियसली इतना केपेक्स कर रही है तो री इन्वेस्टमेंट रेट उतना ही रहेगा। 100 रुपये अगर कंपनी अपने बिजनेस से कमा रही है तो 361% या 361 रुपीज़ फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है। ऊपर के 261 कहाँ से आ रहे हैं? एक तो डेट से आ रहे हैं, और दूसरा जो मार्जिनल इक्विटी डाइल्यूट की है, करीबन 20 लाख शेयर्स की इक्विटी डाइल्यूट की है, या 40 लाख शेयर्स की इक्विटी डाइल्यूट की है पिछले एक साल में, राइट। ऑब्वियसली केपेक्स के लिए डाइल्यूट की है, राइट। केपेक्स फैक्टर जो फ्री कैश फ्लो है, इट्स लाइक -815 crore. Obviously your free cash flow is nothing but cash from operations minus capex. तो capex अगर 1012 crore का है और आपका cash from outflow सिर्फ 235 crores के, तो obviously आपका free cash flow negative ही रहेगा। CFO to PAT ratio 0.8 है। सक्सेसफुली मैनेज कर रही है कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट करने के लिए। इतना इंप्रेसिव नहीं है बट ठीक ठाक है, राइट। तो बेसिकली करंट बैलेंस शीट या करंट P&L में कुछ ऐसा जादू नहीं दिख रहा है, बट मार्केट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि अगले 3 से 4 साल में बैलेंस शीट सुंदर हो जाएगी और रिटर्न रेशियोज अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि देयर इज़ लॉन्जिविटी इन ग्रोथ। जैसे मैंने कहा कि 2025 में 30% गवर्नमेंट बोल रहा है कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक होना चाहिए, 29 में गवर्नमेंट कह रहा है कि 60% होना चाहिए। सो लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ is there, sectoral tailwinds are there, predictability in earnings is there, it's strong, that's why the multiples are so high. Cash flows भी 0.8 है तो decent ही है, कोई इतना लोड लेने की बात नहीं है, right? बैलेंस शीट अगर करंट बैलेंस शीट देखे तो काफ़ी एवरेज बैलेंस शीट है, बट मार्केट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि अगले 3-4 साल में ये बैलेंस शीट सुंदर दिखना शुरू हो जाएगी। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, फुल्ली प्राइस्ड इन है ये स्टॉक या ये कंपनी। अगर कोई इसको 3 से 4 साल का ड्यूरेशन के लिए लेना चाहता है, then that would be a good investment. But if one is looking at, let's say, 1 year, 2 years, then I don't think so the earnings would kick in the next 1 or 2 years. It's actually a long-term, strictly long-term kind of a play over here, because it's fully priced in. काफ़ी valuation ज़्यादा है इस company के, right? So this was a brief about Ganesha Ecosphere. Hope you liked the analysis. If you have, please like and share it, and please follow this channel for more such videos. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you very much for your time. Please do take care. Bye-bye.